करने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना, पहली बात योजना क्या होती है? तो योजना होती है, हम देश के स्तर पर जब बात करते हैं तो योजना का मतलब होता है कितने हमारे आय के स्रोत हैं, देश के कितने आय के स्रोत हैं और कितने स्रोत ऐसे जहाँ पे हमको खर्च करना है, तो इन आय और खर्च को बैलेंस करने को ही बोलते हैं नियोजन। हमको किस तरह से, क्योंकि देश के स्तर पे जाहिर सी बात है कि हमारे पास आय के स्रोत कम होंगे और खर्च करने के लिए ज़्यादा होंगे, क्योंकि देश गरीब है, ठीक है, लोग यहाँ पे गरीब हैं, तो हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं थी, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, रेलवेज बहुत अच्छा नहीं था, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं था, तो हर चीज़ पे हमको काम करना था। जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत ही बुरे हाल में था देश। लगभग 90% यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा गरीबी से के रेखा से बहुत नीचे थी। यहाँ पे लिटरेसी बहुत कम थी, लगभग 18%, ठीक है, लगभग 18% लिटरेसी रेट थी। तो हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो हमारे पास आय के स्रोत कम थे और ज़्यादा खर्च करने के स्रोत थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आर्थिक दोहन, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे 100 साल राज किए तो यहाँ पे आर्थिक दोहन बहुत ज़्यादा किया, बहुत ही ज़्यादा आर्थिक दोहन हुआ, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी लिखते भी हैं अपने बुक में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसमें बोलते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो नेहरू थे उनका बहुत बड़ा रोल था। पंचवर्षीय योजना में नेहरू का सबसे बड़ा रोल है। तो जब रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, कहाँ पे, यूएसएसआर में, जब रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था तो उस टाइम जीत के जो है रेवोल्यूशन खत्म होता है और स्टालिन वहाँ के सर्वेसर्वा बन जाते हैं। तो नेहरू जी जाते हैं रशिया, और नेहरू जी समाजवाद की फीलिंग से पहले से प्रेरित थे। समाजवाद की विचारधारा से नेहरू जी बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। समाजवाद की विचारधारा से नेहरू हो गए, लोहिया हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो वहाँ जाते हैं तो जोसेफ स्टालिन ने पहली बार रशिया में पंचवर्षीय योजना लागू करते हैं। तो वो देख करके नेहरू जी को बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ये बहुत ही अच्छी विचारधारा है, इससे क्या होगा, गरीबों का उद्धार होगा, ठीक है। उसी जब वो लौट के आते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाएंगे 1938 में, और उसका अध्यक्ष किसको बनाएंगे? नेहरू जी को, ठीक। और यह है, उसके बाद हमने बताया कि ये रशिया में पंचवर्षीय योजना आई थी, पहली बार जोसेफ स्टालिन ने इसको वो किया था, शुरू किया था। और ये आर्थिक नियोजन वाला एक क्वेश्चन आया था कि आर्थिक नियोजन किस सूची में है। जैसे हमको पता है 7वें शेड्यूल में 3 अनुसूचियां हैं, एक राज्य सूची है, एक केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन के बारे में दिया गया है। समवर्ती सूची का मतलब वो होता है इस सूची में जो भी सब्जेक्ट दिए हुए, जो भी लिस्ट दी गई है, उस पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, ठीक है। ये है होती है समवर्ती सूची। तो आर्थिक नियोजन इसमें है, तो आ सकता है सवाल, आया हुआ भी है। तो अब पंचवर्षीय योजना का तो कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन अब पंचवर्षीय योजना को कौन बनाएगा, क्या किया जाएगा, कैसे उसकी प्लानिंग बनेगी? तो एक संस्था बनाएगी, इसका नाम है योजना आयोग। एक संस्था बनाएगी जिसका नाम है योजना आयोग। और योजना आयोग बहुत ही पावरफुल संस्था थी, मतलब बहुत ही पावरफुल। 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग बनाया गया। वो आयोग का काम था योजना बनाना, ठीक है, कि कैसे हम इस पंचवर्षीय योजना को बनाएं, उसमें किस किस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता दें, ताकि हम जब इसको लागू करें तो 5 साल में उस पर्टिकुलर प्राथमिक जो जिसपे फॉलो करके बनाया गया है उसको ज़्यादा फायदा मिले। जैसे पंचवर्षीय योजना, जो पहला पंचवर्षीय योजना था, उसमें कृषि को मेन उद्देश्य माना गया। अब कृषि को किस तरह से हम पॉलिसीज बनाएं कि कृषि को सबसे ज़्यादा फायदा हो, तो ये काम था योजना आयोग का। योजना आयोग का काम था कि पंचवर्षीय योजना ऐसी बनाया जाए कि जो भी उद्देश्य या प्राथमिक सब्जेक्ट लिया गया है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले एट द एंड ऑफ 5 ईयर, ठीक है। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनी। ये गैर संवैधानिक संस्था थी, ये सिर्फ सलाहकार संस्था थी, मतलब ये सिर्फ सलाह देने वाली संस्था थी, ठीक है। ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? पीएम। इसके अध्यक्ष कौन थे? पीएम थे। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे, जाहिर सी बात है। और इसके अध्यक्ष तो पहला पूछेगा कि कौन अध्यक्ष थे? नेहरू ही थे। नेहरू ही लेके आए, नेहरू ने सब कुछ किया, तो नेहरू जी ही अध्यक्ष बने। पहले उपाध्यक्ष पूछ सकते हैं, सवाल आ चुका है कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे।
ठीक है। और ये पंचवर्षीय योजना ये यूपीटीसी पेट में एक बाकायदा सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यूपीटीसी पेट के इकोनॉमिक्स वाले सिलेबस में पंचवर्षीय योजना नीति आयोग दिया है, तो नीति आयोग पढ़ाएंगे। फिर क्या हुआ कि 2014 में इसको भंग कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे नीति आयोग आ गया। और इसका टॉप डाउन अप्रोच था। इसका मतलब ये था, मतलब टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये है कि आर्थिक नियोजन तो है समवर्ती सूची में, और बेसिकली आइडियल ये होना चाहिए था कि राज्य और केंद्र मिलकर बैठे और प्लान बनाए। लेकिन होता क्या था, ये प्लान सारा बनता था केंद्र स्तर पे, केंद्र स्तर पर प्लान बनता था, फिर केंद्र से राज्य पे जाता था, राज्य से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल पे जाता था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे चल के आ रहा है, सेंटर से फिर स्टेट, फिर स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट से विलेज लेवल। तो इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच ये केंद्र बता रहा राज्य को, राज्य बता रहा जिले को, जिले को जिला बता रहा गांव स्तर पे। तो वो जो प्लान चल के आता था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, और इस चीज़ को भी वो करता था, चैलेंज करता था कि यार ये समवर्ती सूची में है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में, और लेकिन अप्रोच फॉलो किया है टॉप डाउन, तो फायदा क्या हुआ? खैर, और इस सब को दूर किया किसे? नीति आयोग ने दूर किया। अब देखो, योजना आयोग 15 मार्च 1950 में बन गई, लेकिन अब यहाँ पे दो काइंड ऑफ वो है ना कि प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है, जो कहेगा वही होगा। इस चीज़ को चेक करने के लिए, ताकि इस मतलब योजना आयोग को इसकी डिक्टेटरशिप ना हो जाए या अपनी मनमानी ना करे, इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई। इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई, इसको बोला जाता है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये कब बनी? 6 अगस्त 1952 को बनी। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद बनी, ठीक है। ये भी एक गैर संवैधानिक सलाहकार संस्था थी, लेकिन इसका काम मेन था कि जो भी योजना आयोग प्लान बनाएगी, पंचवर्षीय योजना बनाएगी, उसका अनुमोदन करेगी, उसकी समीक्षा करेगी, उसका अनुमोदन करेगी, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदन करती थी। फिर ये अनुमोदन कहाँ जाता था? संसद में जाता था। फिर संसद से पास होता था, फिर राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति जब उसको साइन करता था तो क्या बन जाता था? वो एक पंचवर्षीय योजना लागू हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे भी अध्यक्ष किसको बनाया? पीएम को बनाया। तो फायदा क्या हुआ? फिर ये संस्था काइंड ऑफ बहुत पावरफुल थी संस्था। इसको बल्कि यहाँ पे अशोक चंद्रा जी ने बोला है कि ये आर्थिक मंत्री परिषद है, इकोनॉमिक कैबिनेट है ये काइंड ऑफ, क्योंकि जितने भी आर्थिक मतलब पैसे फाइनेंशियल डिसीजन जितने भी लिए जा रहे हैं, जितने भी आर्थिक वाले डिसीजन लिए जा रहे हैं, सारे यहाँ लिए जा रहे हैं योजना आयोग में, ठीक है। इसलिए इसको इकोनॉमिक कैबिनेट बोला है, आर्थिक मंत्री परिषद बोला है किसने? अशोक चंद्रा ने। तो इसको चेक करने के लिए योजना आयोग बहुत पावरफुल ना हो जाए, एकदम काइंड ऑफ अपनी मनमानी ना करे, उसके लिए बनाई गई राष्ट्रीय विकास परिषद। लेकिन इसका भी अध्यक्ष किसको बना दिया? पीएम को, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए, किसी और को बनाते ताकि क्रॉस चेक रहता, बैलेंस रहता, लेकिन ठीक है। इसको बोलते हैं सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण, सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण, ठीक है। तो जितने भी पंचवर्षीय योजना बनते थे इसको ये अनुमोदन करते थे। तो ये बेसिक हो गया प्लानिंग के बारे में, 5 ईयर प्लानिंग के बारे में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56, ठीक है, हेरोल्ड डॉमन मॉडल पे आधारित थी पूरी तरह से। हेरोल्ड डॉमन कौन था? जर्मनी के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट और सेविंग का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके आधार पे ही ये पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है। बहुत डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। उस उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना। उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना। कृषि ही क्यों कृषि को ही लिया गया इसका ऑब्जेक्टिव? तो रीजन ये था कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले 200 साल तक अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा आर्थिक दोहन बहुत ज़्यादा किया। जैसे कि एग्जाम्पल लो इंडिगो कल्टीवेशन का। यहाँ पे इंडिगो की या नील की खेती होती थी, नील की खेती करवाते थे लोग जबरदस्ती करके। और नील की खेती जब भी होती थी उसकी वजह से जो मिट्टी की जो सॉइल की वो थी फर्टिलिटी होती थी, उर्वरकता होती थी, वो खत्म हो जाती थी, जिसकी वजह से वो बंजर हो जाती थी ज़मीनें, ठीक है, 4-5 सालों के लिए। और क्या मतलब कि इसके अलावा क्या था कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या कह लो कि कोई सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं किया, पूरी तरह से एग्रीकल्चर को ही दोहन किया, और कोई भी चीज़ भी डेवलप नहीं करी अंग्रेजों ने। जो भी किया सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया। इस वजह से लगभग 90% जनसंख्या किस पर आधारित थी? एग्रीकल्चर, कृषि के ऊपर आधारित थी। इसलिए कृषि को
उसका विकास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब जो कृषि है तो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इरिगेशन, सिंचाई, सबसे ज़्यादा सिंचाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सिंचाई के लिए क्या किया गया? बांध बनवाए गए, कई बांध बनवाए गए, जैसे भाखड़ा नागल बांध, जैसे हीराकुंड बांध, जैसे दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना में भी कई हैं, जैसे पंचायत हो गया और मैथान बांध हो गया, ये सारे दामोदर घाटी परियोजना। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था। भारत का पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन सा था? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भारत का पहला कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना ही था, ठीक है। तो भाखड़ा नागल किसमें है? सतलज पंजाब, सतलज रिवर पंजाब, हीराकुंड महानदी उड़ीसा, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। ये 3 है मेन। तो ये सवाल आता है कि ये परियोजना या दे देगा कि बताओ कौन कौन से बांध जो है पहली पंचवर्षीय योजना के तहत बनाए गए। और क्या हुआ? अब इसी 1951 से 56 के बीच में क्या हुआ? पहली औद्योगिक नीति आई, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, पहली औद्योगिक नीति। इसने प्रस्तुत किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। जनसंख्या बहुत बड़े फेमस नेता बनेंगे बाद में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। पहले औद्योगिक नीति पेश करेंगे 1948 में, जिसका आधार बनता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। जो बात करता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, तो कई बार सवाल आया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पे समाजवाद और पूंजीवाद दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवाद का मतलब क्या? कि सरकार जो भी अगर मान लो कोई इंडस्ट्री बनाता है, वो सरकार के अधीन होगी, जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या जैसे भारत एल्युमिनियम कंपनी, भेल, ठीक है। ये सारे क्या है? ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ये सरकार के अधीन काम करती हैं। इसमें सरकार का मेजॉरिटी शेयर होता है, मतलब 51% से ज़्यादा शेयर सरकार का होगा, तो मतलब उसमें सरकार की ही बात चलेगी। और तो ये जो हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया समाजवाद का। तो समाजवाद कहता है कि सरकार के कंट्रोल में चीज़ें रहें, और पूंजीवाद कहता है कि नहीं, ये खुद पे डिमांड एंड सप्लाई से काम चले, ठीक है। ये जैसे जो भी चीज़ लोग डिमांड करते हैं उस हिसाब से चीज़ें बनाई जाए। तो कौन बनाए? लोगों के बीच में ही कोई बनाए। जैसे टाटा पूरी तरह से प्राइवेट है, ठीक है। टाटा पूरी तरह से प्राइवेट है, तो कैपिटलिज्म पूंजीवाद प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देता है, पूंजीवाद प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, सब क्या है? ये सब कैपिटलिज्म का पार्ट है। और तुम्हारा जैसे गेल हो गया, भेल हो गया, बाल्को हो गया, ये सारे जो यूनिट्स हैं ये सरकार के हिस्से मतलब सोशलिज्म का पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों को एग्जिस्ट करता है अपने अर्थव्यवस्था के अंदर, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट आया 1948 में पहली औद्योगिक नीति के समय आया। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी संस्थाएं बनी 1951 से 56 के बीच में, कौन कौन सी संस्थाएं बनी। अक्सर ये पूछ लेता है क्रोनोलॉजी, कालक्रम लगाओ, 4-5 संस्था दे देगा, बताओ कालक्रम लगाओ, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर हमको यही आइडिया हुआ कि कौन सी संस्थाएं किस पंचवर्षीय योजना के बीच में आई, तो हम गेस कर सकते हैं आसानी से। केंद्रीय संगठन CSO, जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, CSO बना 1951 में दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। समुदाय विकास कार्यक्रम, ये कई बार आ चुका है, 1952 में ये बना था, ठीक है। 1952 में ये बनाया गया था। और समुदाय विकास कार्यक्रम का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आर्टिकल 40 से आता है। नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 है, जो बात करता है विलेज पंचायत की, ठीक है। तो अभी जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं थे कि हम संविधान संशोधन करके मतलब 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाद में आता है वो पहले ही साल कर दें, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं ना कि हम जो है वीमेंस को 1/3 रिजर्वेशन दे दें, ठीक है, और ग्राम सभा बना दें, उसमें चुनाव कराएं, ये सब नहीं पॉसिबल था पहले पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि हमारे पास आय के स्रोत बहुत कम थे, ठीक। तो सरकार क्या करती है? समुदाय विकास कार्यक्रम बनाती है। समुदाय विकास कार्यक्रम में क्या होता है कि जो गांव के क्षेत्र हैं उसमें जो लोग हैं उनको ट्रेन करना किसके लिए? सामुदायिक विकास करने के लिए। सामुदायिक विकास जैसे फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, वन संरक्षण हो गया, ये सारे काम करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम छोटे काम करने के लिए बनाए गए, ठीक है। और यही बाद में पंचायती राज व्यवस्था को सक्सेस दिलाने में हेल्पफुल हुआ, क्योंकि हम लोग ट्रेन हो गए ना, ठीक है, कि कैसे
एक सामुदायिक कार्यक्रम कैसे होता है, और पंचायती राज व्यवस्था से काफ़ी सिमिलर था, ठीक है, जो बाद में आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अगर पूछा जाए कि इस पंचायती राज व्यवस्था का जो जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसका आंसर होगा। और क्या हुआ पहले पंचवर्षीय योजना में, तो परिवार नियोजन आया। परिवार नियोजन आया 1952 में, ठीक है, फैमिली प्लानिंग आई 1952 में। और भारत पहला ऐसा देश बना जो आज़ाद होते हुए, जैसे ही आज़ाद हुआ तुरंत परिवार नियोजन नीति अपने उसमें उद्देश्य में शामिल कर लिया। उसमें पहली रिफाइनरी बनाएगी, इसी टाइम पहली रिफाइनरी बनाएगी, जिसको डिगबोई नाम पड़ा, असम में है, डिगबोई असम में। तो ये वाला एक NCERT में स्टोरी भी है कि जब असम में डिगबोई वाले क्षेत्र में जब खुदाई चल रही होती है, तो वहाँ के जो सर्वे जनरल होते हैं अंग्रेज, वो सब बोलते हैं कमांड डिग बॉय, तो वहाँ से नाम पड़ गया इसका डिगबोई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पद्मा अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड। पद्मा अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड 1954 में आया, 1954 में आया, ठीक। नागरिकता अधिनियम आया 1955 में, नागरिकता अधिनियम आया 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 में। फिर क्या है, कंपनीज एक्ट आया, कंपनी अधिनियम आया 1956, जो आज भी चला आ रहा है, आज भी चला रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आया 1956 में, जीवन बीमा निगम, ठीक है, 1956 में आया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में आया। किस आयोग के अनुशंसा पे, राधाकृष्ण आयोग बनता है, उसके अनुशंसा पे। राधाकृष्ण आयोग को इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बोलते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बोलते हैं। इसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 के बीच में शुरू हुआ। सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से 61 के बीच में शुरू हुआ, और इसका जो मॉडल जो आधारित था वो था महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल एक ये भी एक साइंटिस्ट थे, और स्टैटिस्टिक्स के साइंटिस्ट थे बेसिकली, और इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन्हीं के मॉडल पर आधारित था सेकंड 5 ईयर प्लान। अब पहला 5 ईयर प्लान जो आधारित था, किसका आधारित था, एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कृषि, वो सारे सेक्टर आते हैं जो सीधे प्रकृति से कोई चीज़ जो मिल रही है वो पूरा आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। जैसे माइनिंग हो गया, खुदाई करते हैं, ठीक है, माइनिंग हो गया, कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, ये सारे क्या है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। सेकेंडरी सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर का, प्राथमिक क्षेत्र का चीज़ें इस्तेमाल करके हम कुछ बनाते हैं। अब जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र से हमको मिला गेहूँ, तो हमने आटा बना दिया, उसको प्रोसेस करके आटा बना दिया, तो किसका पार्ट बन गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट बन गया। अब जो तीसरा सेक्टर होता है टर्शियरी सेक्टर उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। अब जो हमको गेहूँ मिला था प्राथमिक क्षेत्र से, उस गेहूँ को हमने बनाया आटा प्रोसेस करके, ठीक है, वो आटा पार्ट बन गया किसका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का। अब जो तीसरी पार्ट आएगा वो ये आएगा कि इस आटा जो बना है उसको कैसे मार्केटिंग किया जाए, कैसे मार्केट तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों तक उसकी रीच पहुंचे, कैसे उसको एडवर्टाइज किया जाए, वो पार्ट बन गया टर्शियरी सेक्टर का या सर्विस सेक्टर का, ठीक है। जो औद्योगिक विकास है, जो इंडस्ट्रियल चीज़ होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात होती है, तो इंडस्ट्री किसका पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है। इंडस्ट्रीज कहाँ होंगी, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज़ होगा। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में औद्योगिक विकास को उद्देश्य में लिया, ठीक है, कि अब हमको औद्योगिक का विकास करना है, इंडस्ट्रीज का विकास करना है, और उद्योगों का विकास करना है या औद्योगिक विकास करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि अभी हम लोग इतना डेवलप नहीं हुए हैं ना, इतना प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, इतनी चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं कि जिससे हमको सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हो, ठीक है। सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है। सर्विस सेक्टर जो है वो हमेशा डेवलप्ड नेशन का निशानी है। जहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, मतलब वो देश बहुत स्ट्रांग है, ठीक। और यहाँ पे समाजवादी, इसी 5 ईयर प्लान के दरमियान समाजवादी समाज की स्थापना की बात होती है, समाजवादी समाज की स्थापना की बात होती है, समाजवादी समाज की स्थापना की बात होती है कि हम समाजवादी समाज बनाएंगे। उसके बाद
यहाँ पे 3 वो बने माइंस वगैरह, भिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुर। इसको याद रखेंगे, क्रिकेट बर्ड, भिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुर, ये वो थे, खदान थे बेसिकली, माइन या खदान। ये खदान बनाए गए। एक है भिलाई, भिलाई किसकी मदद से बनाया गया? रशिया की मदद से बनाया गया। भिलाई बनाया गया रशिया की मदद से। बर्ड, बी फॉर भिलाई, आर फॉर राउरकेला एंड डी फॉर दुर्गापुर एंड डी फॉर दुर्गापुर। भिलाई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। किसकी मदद से बनाया गया? रशिया की मदद से। रशिया या यूएसएसआर, उस टाइम तो यूएसएसआर था ना। उसके बाद तुम्हारा राउरकेला, राउरकेला किसकी मदद से बनाया गया? जर्मनी के। जर्मनी में एक जगह है रूर, ठीक है, जिसके चक्कर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। रूर जो है कोयले के लिए बहुत फेमस था। रूर जो है कोयले के लिए बहुत फेमस था जर्मनी के अंदर। उसी के नाम पे रूरकेला जो है सिटी बसाई गई। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। फिर डी फॉर दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ? वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये किसकी वजह से बनाया गया? ब्रिटेन की वजह से बनाया गया। तो BIRD, बर्ड, भिलाई, रूरकेला एंड दुर्गापुर। अब आगे चलते हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक ऊर्जा आयोग, 1956 में इसको बनाया गया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है 1956 में बनाया गया। लेकिन इसका जो एक्ट, अधिनियम पास होता है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में पास होता है। एटॉमिक ऊर्जा आयोग बना 1956 में। इसके पहले अध्यक्ष बने कौन? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। तो इसी 5 ईयर प्लान के दरमियान हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, की स्थापना हुई। उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान पे आते हैं। 51 से 66 के बीच में पहला सीक्वेंस में चल रहा है। 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। 61 से 66 का जो पंचवर्षीय योजना था वो आधारित था चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था। फिर ROI 2021 का पेपर मतलब आया हुआ है, प्रीवियस पेपर में है। ये चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, लेकिन ये प्लान था गार्डगिल प्लान, ठीक है। इसी टाइम एक गार्डगिल स्टडी ग्रुप बनाया गया था, जिससे भी कुछ चीजें ली गई थी इस प्लान को बनाने के लिए। इसलिए गार्डगिल प्लान और चक्रवर्ती मॉडल, ये दोनों सही आंसर है। अगर चक्रवर्ती मॉडल आंसर है तो ऑप्शन में चक्रवर्ती होगा, अदरवाइज गार्डगिल प्लान तो है ही है, ठीक। इसके उद्देश्य अभी तक क्या था? पहले 5 ईयर प्लान में कृषि, प्राइवेट सेक्टर को, प्राथमिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया। सेकेंड वाले में द्वितीय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया। थर्ड में दोनों को महत्व दिया गया, कृषि क्षेत्र को भी और औद्योगिक क्षेत्र को भी, ठीक है। कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्र को महत्व दिया गया। किसमें? थर्ड 5 ईयर प्लान में। इस टाइम कुछ बहुत ही चीज़ें हुई, बहुत घटनाएं हुई ऐसी, जिससे भारत काफ़ी पिछड़ गया, ठीक है। भारत चीन का युद्ध हुआ 1962 में, ठीक है। तो हम लोग आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ गए, क्योंकि हम लोग अभी डेवलप ही हो रहे थे। तो भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में। फिर जो है नेहरू जी का देहांत हो गया, 1964 में। और इनका भारत चीन युद्ध की वजह से इनको काफ़ी आहत भी हुए थे, क्योंकि उन्होंने नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई का नारा, नेहरू जी ने दिया था, ठीक। पंचशील का जो कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी देश हमारे देश पे आक्रमण नहीं करेगा, हम उसके देश पे आक्रमण नहीं करेंगे, शांति बना के रखेंगे, बॉर्डर पे शांति बना के रखेंगे, ये सारी चीज़ दी थी। पंचशील वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो वो नेहरू जी ने दिया था, लेकिन वो सब फेल हो गया और भारत चीन युद्ध हो गया। फिर 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, ठीक है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई, उनका देहांत हो गया। फूड कॉर्पोरेशन, और इसी दरमियान फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी 5 ईयर प्लान के समय में ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। 2 बड़े नेता का देहांत हो गया, 2 बड़ा युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। और इसी टाइम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया। भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, यही हम बता रहे थे। जो समाजवाद है उसमें जिन संस्थाओं का या जिन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो पूरी तरह से सरकार के अधीन होती है, ठीक है। जैसे FCI बना या बाल्को बना,
जिस सरकार के अधीन थी, इसमें मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर था सरकार का था। इनकी सरकार मतलब सरकार ही नियुक्त करेगी, इसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी या चेयरमैन। तो मुद्रा का पहले अवमूल्यन हुआ 1966 में, अवमूल्यन हुआ डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन मतलब डिवैल्यूएशन हुआ 1966 में। उसके बाद 1966 में बहुत बड़े स्तर पे फेमीन आया था, यहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र काफ़ी बड़े स्तर पे आया था, फेमीन आया था बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है, 1966 में आया था। तो ये भी बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी उस समय। और बोकारो लौह एवं इस्पात उद्योग शुरू किया गया था, बोकारो लौह एवं इस्पात उद्योग शुरू किया गया था रशिया की मदद से। और बोकारो है कहाँ? झारखंड में, ठीक है, बोकारो है कहाँ? झारखंड में। उसके बाद प्लान हॉलीडे। अब देखो 3 बड़ी त्रासदियाँ हुई, भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसके बाद जो है सूखा पड़ा 1966 का। इस वजह से हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज, हमारी बहुत ज़्यादा आय के जो स्रोत थे, इन सब चीज़ों में खर्चा हुए। जाहिर बात आर्मी में खर्चा होगा अच्छा खासा, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा खासा चीज़ें खर्चा होती है। उसके बाद ज़मीन जब सूखा आया तो लोग राज्यों की मदद करने में बहुत सारे आए जाते हैं, ठीक है, राज्यों को सपोर्ट करना पड़ता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ता है केंद्र को। तो बहुत सारे हमारे जो आय के स्रोत थे इन सब में खर्चा हुए, ठीक है। तो हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं बचा, इतना पैसा नहीं बचा कि हम आगे पंचवर्षीय योजना चला सकें। इस वजह से हमने क्या किया, योजना अवकाश की घोषणा की कि हम कुछ सालों तक पंचवर्षीय योजना नहीं चला पाएंगे। उसको बोला जाता है प्लान हॉलीडे, उसको बोला जाता है प्लान हॉलीडे। 1966 से लेकर 69 के बीच में प्लान हॉलीडे चला, योजना अवकाश चली। इसी योजना अवकाश के बीच में 1969 में लीड बैंक स्कीम आया था। 1969 में लीड बैंक स्कीम आया था। लीड बैंक स्कीम का मतलब ये होता है, ये एरिया अप्रोच पे चलता है। जैसे कि अगर गोंडा है, गोंडा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बैंक होगा उसको उस एरिया का, जिसके बाद ठीक ठाक अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होगा, ठीक है, अच्छे कस्टमर बेस होंगे, जिसका दूर तक वो होगा, अप्रोच होगा, ठीक है, उसके, ठीक है, तो क्या करेंगे, उस बैंक को लीड बैंक बना देंगे उस एरिया का। और जब भी किसी भी बैंक के पास पैसे की कमी पड़ेगी लोन देने के लिए या किसी भी तरह की सहायता पड़ेगी तो वो बैंक लीड करेगा उसको, इसलिए इसको बोलते हैं लीड बैंक स्कीम। 1969 में आया था। फिर चौथा 5 ईयर प्लान है 1969 से 74 के बीच में आया, और ये आधारित है किसके ऊपर, अशोक रुद्रा मॉडल के ऊपर आधारित था। ये वाला भी 4 आए थे, फर्स्ट ईयर 5 प्लान, सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान, थर्ड और फोर्थ। और इन तीनों को चारों को मैच कराना था, 2021 वाला पेपर था, मैच कराना था कि ये प्लान को किस पर आधारित है या ये प्लान किस पर आधारित है, इस तरह से आया था। तो अशोक रुद्रा मॉडल फोर्थ पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी अशोक रुद्रा मॉडल के ऊपर, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ विकास। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास या केंद्रीकृत दृष्टिकोण। किसका दृष्टिकोण, किस चीज का, ताकि विकास हो, ठीक है, ग्रोथ सेंट्रिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर 19 जुलाई 1969 को इसी के बीच में हो रही चीजें, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंक गॉट नेशनलाइज्ड, ठीक है, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 को। फिर इंडो पाक वार हुआ और बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ 1971 में। इसमें जो है इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा रोल निभाया 1971 में, ठीक है, और बांग्लादेश आज़ाद हो गया, वो एक अलग देश बन गया। फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 को, शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 को। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ 1973 में। एक नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था। ये नारा या स्लोगन गरीबी हटाओ का एक नारा दिया था, तो इसी पंचवर्षीय योजना में ही दिया था। लेकिन अभी गरीबी हटाओ को उद्देश्य में नहीं शामिल किया गया, इन्होंने खाली अभी नारा दिया है। तो ये अगर ये सवाल आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना होगी। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बना 1974 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बना 1974 में। और ऑपरेशन फ्लड आया। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए था, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो अमूल डेयरी बनी है इसी के से जन्म हुआ है। अमूल डेयरी जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल का जो फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड,
जिसका जन्म ऑपरेशन फ्लड से हुआ। ऑपरेशन फ्लड चलाया किसने? वर्गीस कुरियन ने, वर्गीस कुरियन ने चलाया, ठीक है। और ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया, गवर्नमेंट ने बना दिया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया गया, ठीक। और उसी ने चलाया, ये इसको आगे बढ़ाया और उससे क्या बना? अमूल निकल के आया, ठीक है, आनंद मिल्क लिमिटेड निकल के आया। वर्गीस कुरियन, जिसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है।